नमस्कार, मैं शीतल पीसी, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज सत्यहिंदी.com पर हम लोग एक विषय ले रहे हैं जो सब लोगों की इस समय रुचि का विषय है, वो है बंगाल का चुनाव। चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन हमारे कहा जाए कि राजनीति की धारा को नियंत्रित करने वाले लोगों ने बंगाल के चुनाव को ही सबसे चर्चित, सबसे सुर्खियों में और सबसे कौतूहल वाला बना दिया है और हम भी उस पर बात करने को विवश हैं। मैंने इसके पहले बंगाल में थोड़ा-सा भ्रमण किया था 5-6 दिन, आपको वहाँ से रिपोर्ट्स भेजी थी। अब चूँकि पहले चरण का चुनाव 30 सीटों का होने वाला है 27 को, इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं, चुनाव प्रचार बंद होने की घंटी बज चुकी है और ये रिकॉर्ड के पास जाएगी तब तक चुनाव प्रचार बंद हो चुका होगा, पहले चरण का। तो मैं 2 विशेषज्ञों के साथ बंगाल के चुनाव पर बात करूँगा। इसमें से एक है शरद गुप्ता, मेरे साथ बहुत सारे कार्यक्रमों में रहे हैं। अमर उजाला में संपादकीय काम देखते हैं, संपादक हैं और पिछले 2016 के विधानसभा चुनाव में हमने और इन्होंने बंगाल चुनाव साथ-साथ कवर किया था। वैसे भी बहुत सारी जगहों में हम लोग जाते हैं और आप हमारे कार्यक्रमों में रहते ही हैं। दूसरे हमारे मित्र हैं गौतम होरे। गौतम होरे पुराने मित्र हैं और बंगाल मूल से ही हैं और जो डायश वेले है जर्मन मीडिया ग्रुप, उसके बंगाली संस्करण को संभालते हैं भारत में। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा पैनल है मेरे पास आज, जिससे हम बंगाल के चुनाव के बारे में थोड़ी ठीक-ठाक सी बात करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस बीच मैं वहाँ गया था, बीच-बीच में टिप्पणियों में मैं अपने अनुभव को उसमें डालता रहूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं सवाल शुरू करूँगा और पैनल को आपके सामने पेश करता हूँ, जिससे आप लोग भी उनसे चेहरे के तहत रूबरू हो जाएँ। मैं इसको दूसरे व्यू में डाल रहा हूँ। अब गौतम जी हमारे सामने हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले गौतम जी से शुरू करते हैं, फिर मैं अपने सवालों की झड़ी लगाऊँगा। एक जनरल आउटलुक बंगाल के चुनाव के बारे में और ख़ासकर ये पहले चरण का जो 30 सीटों का होने जा रहा है। अभी चूँकि कई चैनलों के हमारे सामने आप कह सकते हैं ओपिनियन पोल्स भी आ चुके हैं और बहुत से पार्टियों के भी ओपिनियन पोल्स उन्होंने चैनलों के बना के सोशल मीडिया में डाले हुए हैं। तो खासी चर्चा है कुल मिला के। तो इस पे बात शुरू करने से पहले एक इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू हम गौतम होरे साहब से ले लें, फिर शरद जी से और गौतम साहब से मैं सवाल लूँगा। आपका इस चुनाव के बारे में क्या खास टिप्पणी है? देखिए, इस बार वेस्ट बंगाल का जो चुनाव होने जा रहा है, जी, तो इसमें खासियत ये है, ये 11 साल में या 10 साल में इस बार पहली बार जी, ममता बनर्जी एक चैलेंज का सामने खड़ा है। वो जी, चैलेंज दिया है बीजेपी ने और जी, बीजेपी और तृणमूल का जो लड़ाई है वो बहुत ही दिलचस्प होगा, जी, बहुत ही कांटे का टक्कर होगा जी, और ये रीजन वाइज थोड़ा सा वैरी करेगा जी, और ये बहुत ही डिपेंड करता है साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल में जी, बीजेपी और तृणमूल कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं उसका ऊपर। जी, अभी जो 30 सीट का जो चुनाव होने जा रहा है, जी, उसमें जो वो मिदनापुर का 2 पार्ट है, जी, उसका साथ बांकुड़ा, पुरुलिया और झारग्राम। जी, बेसिकली जो जंगल महल कहते हैं जो बंगाल का, तो जी, वहां पर अभी चुनाव होने जा रहा है। जी, इसमें पुरुलिया में बीजेपी का पकड़ अच्छा है, जी, बांकुड़ा में वो कोशिश कर रहे हैं अच्छा रिजल्ट करने का। जी, मिदनापुर का 2 मिदनापुर स्पेशली ईस्ट मिदनापुर, जी, वो शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल छोड़ के अभी बीजेपी में ज्वाइन कर गया। बहुत पूरा बढ़िया। अधिकारी फैमिली ज्वाइन कर गया लगभग, वो एक को छोड़ के, दिव्येंदु को छोड़ के। तो जी, इसके कारण मिदनापुर में बीजेपी अभी आगे दिखाई देता है, लेकिन तृणमूल भी बहुत कस के वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वो अधिकारी फैमिली का वो खास ताल्लुक है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है और जी, शुभेंदु बहुत ही अच्छा लीडर है। जी, उसका साथ जमीन से जुड़ा हुआ जो वर्कर्स है, जी, उससे काफी उसका संबंध रहते हैं, लोगों का साथ संबंध है। जी, इसके कारण ईस्ट मिदनापुर और वेस्ट मिदनापुर में अधिकारी फैक्टर ये काम करेगा। जी, लेकिन आप जानते हो जो तृणमूल का जो चुनाव है वो सभी ममता के लिए है। ममता खुद बोलती भी है, सभी सीट पे हम लड़ रहे हैं, अर्थात ममता लड़ रही है। जी, तो इसके ममता वर्सेस शुभेंदु का जो लड़ाई है, तो फर्स्ट फेज में काफी दिलचस्प होने जा रहा जी। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया। मैं अपने दर्शकों को थोड़ा-सा इसी में जोड़ दूँ। बिल्कुल वैसे
गौतम होरे साहब ने बिल्कुल सही ब्रीफ किया है। लोकसभा चुनाव में 2019 में जिन जिलों में अभी चुनाव होने जा रहा है, इसमें शुभेंद्र अधिकारी वाला इलाका छोड़ के सारी सीटें बीजेपी नहीं जीती थी। बांकुड़ा लोकसभा भी जीती थी, पुरुलिया लोकसभा भी जीती थी, और ये 2 लोकसभा सीटें बीजेपी ने करीब करीब 50% वोटों को पाके जीती थी। ये जो 30 सीटें हैं, इसमें से 19 सीटों पर बीजेपी आगे रही है पिछले चुनाव में। 3-4 पे बहुत कम का डिफरेंस है, और बाकी पे तृणमूल थी। यानी कुल मिला के बीजेपी का पलड़ा करीब 24 सीटों पर यहाँ बहुत मजबूत आप मान सकते हैं इन 30 सीटों में। जब मैं बंगाल में था, तो मुझसे एक पत्रकार ने मजाक भी किया था कि ये जो पूरा इलेक्शन कमीशन ने डिवाइड किया है बंगाल को 8 चरणों में, तो इसमें अब ये उनका मजाक हो सकता है, इसको आरोप के तौर पर ही कह सकते हैं, लेकिन हम इसको पुष्टि नहीं करते। तो उन्होंने कहा ये बीजेपी से पूछ के किया है कि पहले चरण में बीजेपी की डोमिनेंस वाली सीटों पे चुनाव हो रहा है, तो अगर ये इसके जब जो लोग इसके सर्वे करते हैं, पोस्ट पोल और चुनाव के बाद वाले एग्जिट पोल वाले, तो वहां से रूमर उड़ती हैं। तो पहली बार के पोल में अगर ये आएगा कि बीजेपी ज्यादा सीटों पर आगे जा रही है, तो एक माहौल सा बनेगा। और पहले शुरू में वो उन एरियाज को निपटा लेना चाहते हैं जिन एरियाज में बीजेपी समझती है कि उसका प्रभाव क्षेत्र ज्यादा है। दूसरे चरण में भी वो एरिया है जो इनमें से मिदनापुर वगैरह में से ही निकलते हैं, जिसमें नंदीग्राम वगैरह अभी आएगा, और दूसरे इनमें से बचे हुए सीटें आएंगी। तो ये उनका था कि पहले शुरू में वो चरण निपट जाएंगे जब तक आसाम के चुनाव में 3 बार वोट पड़ेगा। बाकी तो दक्षिण के राज्यों में एक दिन में ही वोट पड़ जा रहा है। तो फिर आसाम से भी बंगाली स्पीकिंग कार्यकर्ता जो है बीजेपी का, वो खाली होगा और उसको लाया जाएगा। तो वो मतलब सारी बातचीत का उनका लबोलबाब ये था कि चुनाव का जो तिथियों का संयोजन है और क्षेत्रों का और सीटों का संयोजन है, वो कुछ बीजेपी को फेवर करता सा लगता है। ये सब सवाल मैं करूंगा अपने हमारे मित्रों से जो इस पैनल में शामिल है। शरद जी, दिल्ली में बैठ के और सारे सर्वेक्षण देख के और चुनाव आयोग का वो विज्ञापन भी देख के, जिसकी चर्चा आप कल मुझसे कर रहे थे, कि चुनाव आयोग सफाई दे रहा है कि देखिए मैंने इतने चुनाव कराए जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न राज्यों में जीते हैं और मैं तो निष्पक्ष हूँ। ये स्थिति का आना, और जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि बंगाल में किस तरह की लोगों में चर्चा थी, इसको दोनों को तालमेल करते हुए आप क्या टिप्पणी करना चाहिए? शीतल जी, जो बंगाल में बीजेपी के डोमिनेंस का इलाका है, जैसे आपने बताया जंगल महल का इलाका है, मिदनापुर का है, और थोड़ा सा नॉर्थ बंगाल का है। उत्तर तो बंगाल, उत्तर बंगाल में चुनाव आखिरी के 2 चरणों में है, 7वें और 8वें में। जी। तो ये नहीं कहते कि बीजेपी के डोमिनेंस के इलाके में ही हो रहा है, क्योंकि उत्तर बंगाल भी बीजेपी के डोमिनेंस का इलाका है। हाँ, ठीक। लेकिन इन चुनावों में जी मुख्य बात, जैसा अभी गौतम कह रहे थे, जी कि ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने के लिए कभी उन्होंने इतनी शिद्दत से संघर्ष नहीं किया होगा। ठीक पहली बार 2006 में उन्होंने चुनौती दी थी ठीक। लेफ्ट पार्टीज की। 33 साल 34 साल के उन्होंने डोमिनेंस को उन्होंने तोड़ा था 2011 में, और 2016 में वो अपना सत्ता बचाने में कामयाब हुई थी। तब इतनी कड़ी मुकाबला हालांकि लग रहा था तब, क्योंकि कांग्रेस और वाम दलों ने आपस में तालमेल किया था। हालांकि वो बहुत अच्छा तालमेल नहीं था, बीच बीच में उसमें संघर्ष भी था, दोनों के अलग मैनिफेस्टो थे, अलग एजेंडे थे। तो कह सकते हैं कि दल मिले थे, दिल नहीं मिले थे। इस बार उन्होंने दल भी मिल गए हैं, दिल भी मिले हैं, लेकिन नेता कांग्रेस के अभी भी बंगाल से दूर है। न प्रियंका गांधी जा रही हैं, न राहुल गांधी जा रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि साहब हम तो चाहते हैं कि किसी भी तरह ममता बनर्जी जीते और बीजेपी सत्ता में ना आए। लेकिन चूंकि बंगाल के कांग्रेस नेताओं का दबाव था, वो नहीं चाहते थे कि पूरी तरीके से अपनी इलाका खाली कर दें तृणमूल कांग्रेस के लिए। तो इसलिए अपनी जमीन बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन वो एक सांकेतिक लड़ाई है। उसको नहीं कह सकते कि वो उतनी शिद्दत से लड़ रहे हैं जितनी शिद्दत से बीजेपी या हमारे तृणमूल कांग्रेस लड़ रही है। अब बात करते हैं असम की, क्योंकि बंगाल के बारे में सब बात कर रहे हैं, लेकिन असम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है।
जबकि इस चुनाव की बहुत बड़ी एक स्टोरी असम से निकल सकती है, क्योंकि वहां पे जो तालमेल हुआ है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो बदरुद्दीन अजमल का है, और साथ में उसमें कांग्रेस है, और बोडो पीपल्स फ्रंट बीपीएफ। तो पिछले चुनाव में और उससे भी पिछले चुनाव में जितना हमने देखा था, तो उसमें यही पाया था कि जो कछार का इलाका है, सिलचर से लेके और धुबड़ी तक, गोलपाड़ा, उस पूरे इलाके में कांग्रेस और एआईयूडीएफ एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, और अधिकतर जगहों पे दोनों के वोट मिलके बीजेपी से कहीं कहीं ज्यादा थे। इसी तरीके से बहुत जगहों पे जहां पे बोडो पीपल्स फ्रंट लड़ रहा था, तो बोडो पीपल्स फ्रंट हालांकि कांग्रेस के खिलाफ था, लेकिन अगर उसके वोट और कांग्रेस के वोट मिला लीजिए, तो बीजेपी उनके सामने कहीं नहीं ठहरती थी। इस बार बोडो पीपल्स फ्रंट, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस तीनों मिल गए हैं। हालांकि बोडो पीपल्स फ्रंट का और एआईयूडीएफ का कुल जो इम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा तो 20-25 सीटों पे है, बहुत ज्यादा होगा तो 30 सीटों पे। लेकिन अगर 30 सीटों पे एक तरफा जीत होती है, तो 106 सीट वाली असेंबली में 30 सीटों पे तो फिर आपका लड़ने को 90 सीटें बचती हैं। असम की बात को फिर से वापस लाएंगे, क्योंकि मैं इस मतलब बहस को अभी बंगाल के प्रथम चरण के वोट पर ही केंद्रित करना चाहता हूँ। असम में भी प्रथम चरण में हो रहा है नहीं सर, असम में भी प्रथम चरण का चुनाव हो रहा था, इसलिए मैंने कहा कि असम पे भी बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा एक ब्रीफ दे दिया है इस कार्यक्रम में, एक तरह से कहा जाए कि उससे नया इंग्रेडिएंट आ गया बहस के लिए। लेकिन हम इसमें बंगाल में ही इसको केंद्रित करते रहना चाहते हैं आज की बहस को। तो मैं गौतम साहब आपसे ये पूछूंगा कि आपने बंगाल से आप हैं, तो आप वहाँ वर्तमान में और दूसरे वहाँ के अखबारों में आप काम करते रहे, वहां से बहुत समय से वही हर चीज आप वहाँ के बारे में जानते और समझते और फॉलो करते रहे। तो आपसे ये पूछना चाहूंगा, जिस हाई प्रोफाइल का ये विधानसभा चुनाव हो रहा है, जैसा मुझे वहां पे बताया गया था कि कम से कम 6 तो चार्टर्ड प्लेन वहां लैंड किए हुए हैं, जो छोटी छोटी बिकरिंग्स अगर कहीं है, कोई प्रत्याशी नाराज है या क्या है, तो उसको अमित शाह जी से मिलाना है, तो वो उसके लिए 4 चार्टर प्लेन में बैठा के मीटिंग हो रही है, ले आया जा रहा है। जिस बड़े लेवल पर आप कह सकते हैं कि विभिन्न एजेंसियों का इस्तेमाल है, यहाँ तक कि 3 राष्ट्रीय चैनल इसी दौरान पहुंचे बंगाल चुनाव में ही, उन्होंने अपनी ओपनिंग की। उसमें से एक बिल्डिंग में जो इसमें साल्ट लेक इलाके में है, जिसमें ऊपर आईपैक का ऑफिस है, नीचे रिपब्लिक का ऑफिस है, टीवी 18 का ऑफिस है, और वहां सब ये पावर की गाड़ियां खड़ी रहती है। तो जिस हाई प्रोफाइल लेवल पर इस बार बंगाल का चुनाव हो रहा है, इसमें जो कथित तीसरा मोर्चा है, या जो 34 साल तक वहां शासन में रहा वामपंथ कांग्रेस, जिनका अता पता ही नहीं है इस चुनाव में, मैं तो वहां गया तो इतनी साधन विहीनता और इतनी साधन संपन्नता का मुकाबला है कि उनको लड़ाई में देखना अपने आप में दूरबीन लेके देखने जैसा काम बचा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये बहस में आया ही नहीं कि इस चुनाव का बजट क्या है। इस चुनाव में सीबीआई, ईडी, सेंट्रल फोर्सेस, आप सोचिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तो बिल्कुल वहां डेली दिन में 3 सभाओं वाले प्रचारकों में से शामिल हैं। और एक और जो राष्ट्र देश में सबसे बड़ा विपक्षी दल है, जैसा शरद जी ने अच्छा उकेरा कि उस पार्टी के नेता और दूसरे लोग वहां जाने को ही तैयार नहीं है, तकनीकी कारणों से या टेक्निकल अरेंजमेंट से। थोड़ा बताइए सर। आपने काफी क्वेश्चन एक साथ कर दिया, जिसमें एक तीसरा जो मोर्चा जो लेफ्ट लीडरशिप में जो कांग्रेस, आईएसएफ, जो अब्बास सिद्दीकी जो फुरफुरा शरीफ का पीरजादा है, उसका पार्टी का साथ एक अलायंस हुआ। उस अलायंस के बारे में क्वेश्चन पूछा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जो जिस तरह चुनाव हो रहा है इस बार, उसका जो ताम झाम से लेके जो पैसा खर्च हो रहा है, जो जिस तरह से चार्टर फ्लाइट्स इस्तेमाल हो रहा है, उसका बारे में। थर्ड जो ईडी सीबीआई से लेके सब कुछ अभी बंगाल में वेरी एक्टिव का बारे में। तो काफी क्वेश्चन एक साथ हैं, हम कोशिश करेंगे एक का बाद एक उसको जवाब देने का। पहले हम वो लेफ्ट का मोर्चे से पहले स्टार्ट करते हैं।
देखिए, आप जानते हैं जो इलेक्शन इज ऑल अबाउट परसेप्शन। तो ये जो परसेप्शन या धारणा जो तैयार होता है एक इलेक्शन का पहले, जो कौन जीत सकते हैं या कौन किसको टक्कर दे सकते हैं, इस धारणा में लेफ्ट कांग्रेस कहीं पर नहीं है। ये बहुत पॉकेट्स में है। जो कांग्रेस का स्थिति अभी है वो मुर्शिदाबाद और मालदा में है। मुर्शिदाबाद बिकॉज ऑफ अधीर चौधरी, मालदा में जो गनी खान चौधरी एक टाइम जो काम किया था, तो उसका फल अभी भी कांग्रेस को मिलता रहता है, उसका परिवार का प्रभाव है। तो मालदा और मुर्शिदाबाद ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में कांग्रेस अभी जिंदा है, और बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारी छोटा छोटा पॉकेट्स है जहां कांग्रेस अभी है। जैसे ये जो पुरुलिया में जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें नेपाल माहातो जो कांग्रेस का बहुत पुराना लीडर है, तो नेपाल माहातो तो बहुत फाइट देंगे। वो जीत पाएंगे क्या नहीं पाएंगे वो मालूम नहीं, लेकिन फाइट में है वो। ऐसा ही कुछ कुछ सीट्स पे वो फाइट में रहेगा। तो अगर आप बताएंगे इस चुनाव में क्या कांग्रेस और लेफ्ट एंड और आईएसएफ बहुत अच्छा फल करेंगे, हमें लगता नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात है जो आईएसएफ है, तो वो इस बार इंडियन सेकुलर फ्रंट जो अब्बास सिद्दीकी जो फुरफुरा शरीफ का पीरजादा है, फुरफुरा शरीफ बंगाल का हुगली का एक मुस्लिम एक धर्म स्थान है, तो उसका भक्त बहुत सारे जगह पे है। लेकिन इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जब चुनाव आएंगे, जब चुनाव में वोट डालने का बात होगा, तब क्या ये फुरफुरा शरीफ का प्रति जो लोगों का जो भावना है उसका रिफ्लेक्शन होगा, वो के अब्बास सिद्दीकी का पार्टी को वोट डालेंगे। अगर डालते हैं तो कोई शक नहीं है जो ममता लूजर होंगे, क्योंकि वो वोट ममता का वोट होता अगर ये अब्बास सिद्दीकी का पास नहीं जाता तो। इसलिए ये बहुत ही इस पूरा वेस्ट बंगाल का चुनाव में स्पेशली जो नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हुगली, हावड़ा, ये जो आसपास वाला जो कलकत्ता का आसपास वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, और मुर्शिदाबाद मालदा जो मुस्लिम बेल्ट है बंगाल का, दिनाजपुर, तो उसमें ये फैक्टर कितना काम करते हैं ये देखने वाला चीज होगा। तो इसीलिए कांग्रेस और लेफ्ट भी फुरफुरा शरीफ का पीरजादा से हाथ मिला लिया, क्योंकि उसको मुस्लिम वोट जो उसका पास से चला गया तृणमूल में, वो उसको लौट आने का एक उम्मीद है, इसीलिए वो अब्बास सिद्दीकी के साथ हाथ मिलाया। ठीक। अभी बाकी जो लेफ्ट कांग्रेस है उसका जो आप अभी वो कोशिश कर रहे, इस बार पहला बार जो शरद ने बोल रहा था, पहला बार ये अलायंस करके इलेक्शन लड़ रहे। अभी थोड़ा सा उसका प्रिपरेशन का साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। ब्रिगेड में बहुत अच्छा मीटिंग किए, पूरा ब्रिगेड भर गया था। तो लेकिन वो जो बोल रहे थे परसेप्शन में लेफ्ट कांग्रेस नहीं है, ये हो सकता है और 5 साल लगे और 10 साल लगे उसको फिर उसका फिर आने के लिए, परसेप्शन तैयार होने के लिए लेफ्ट कांग्रेस का पक्ष में। लेकिन इस इलेक्शन में वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग उसका ममता का अल्टरनेटिव भी नहीं सोचते हैं, बीजेपी का अल्टरनेटिव भी नहीं सोचते हैं, तो इसलिए उसका हालत बहुत अच्छा नहीं होगा। दूसरा जो स्थिति है, ये आप एकदम ठीक बोला है, ये जो कल्चर वेस्ट बंगाल में इस बार दिखाई दे रहा है, इतना चार्टर्ड फ्लाइट्स, आपको हमें सबसे देख के आश्चर्य हुआ जब तृणमूल कांग्रेस से कुछ एमएलए छोड़ के बीजेपी में आया, तो उन लोगों को चार्टर्ड फ्लाइट पे दिल्ली लाया गया। वो अमित शाह से मिले, यहाँ बीजेपी ऑफिस में वो आके बीजेपी में एडमिट हुआ। लेकिन ये कभी वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ। कोई राजनीति वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियन है उसका जो रहना, उसका जो वेशभूषा से लेके सब कुछ बहुत ऑर्डिनरी है। और ये शरद भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो एमपीज वेस्ट बंगाल से जीत के आते हैं वो दिल्ली में आके भी बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल लीड करते हैं। और वेस्ट बंगाल में भी जो एमएलए है वो बहुत पॉलिटिकल लीडर्स है, वो बहुत सिंपल लाइफस्टाइल लीड करते थे। तो उस कल्चर का साथ इस कल्चर अभी मेल नहीं खाते हैं, झेल नहीं खाते हैं, ये मिक्स नहीं होते हैं।
और इस बार हम देखते हैं जो इतना सारे हेलीकॉप्टर्स और छोटा प्लेन, चार्टर फ्लाइट इतना आ रहा है, इतना पैसा, ये तो सब कुछ पे पैसा लगते है ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज इतना पैसा खर्च करते हैं, तो वो भी एक नया बात है। क्योंकि जो हम लोग तेलंगाना में जो देखते हैं, पंजाब में देखते हैं, यूपी में देखते हैं, वो भी वेस्ट बंगाल में नहीं देखते थे इतना दिन। इतना पैसा वेस्ट बंगाल के इलेक्शन चुनाव में नहीं आता था। लेकिन इस बार वो शायद हिसाब किताब सब फेल हो जाएगा इतना दिन का, जो अभी से लग रहा है। और अभी देखिए वो जो ईडी, सीबीआई, ये अभी इलेक्शन का पहले ये नेचुरल प्रोसेस हो गया। ये तो जो शारदा नारदा वाला जो केस जो इतना दिन से चल रहा है, सीबीआई का पास, ईडी के पास है, तो उसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। कुछ सुदीप बंदोपाध्याय को जेल में जाना पड़ा था, कुणाल घोष को जेल में जाना पड़ा था, लेकिन उसका बाद वो जेल से बाहर है अभी। तो अभी वो सब लेके कोई बीजेपी भी कैंपेन नहीं करते हैं और बाकी लोग भी बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी का जो कैंपेन है वो एकदम पीसी भाईपो, दैट मीन्स ममता और अभिषेक को लेके हो रहा है, तृणमूल का करप्शन को लेके हो रहा है, जो जिसमें करप्शन में आपको सिंडिकेट, जिस करप्शन में आपका आम्फान का बात करप्शन या कटमनी या तोलाबाजी, ये सब चीज आ रहा है। लेकिन शारदा नारदा तो इस इलेक्शन में एटलीस्ट अभी तक नहीं आया। शरद भाई, आपके और हमारे गृह राज्य से डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां इंचार्ज हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के एक महासचिव हैं उत्तर प्रदेश में, बंसल साहब, वो भी इंचार्ज हैं एक एरिया खास के। मध्य प्रदेश से वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंचार्ज हैं। इस तरह से हम उन बहुत सारी स्टेट में जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां से वहां के जो हैवी वेट मिनिस्टर्स वगैरह हैं, या दूसरी तरह से जाने जाने वाले लोग, जैसे बंसल साहब को लोग जानते हैं जिन वजहों से, ये सब लोग बंगाल में इंचार्ज बनाए गए हैं। ये सब कोई बंगला भाषी नहीं है, बंगला भाषा समझते नहीं है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ करीब 70% से ज्यादा जो वहाँ का ओरिजिनल रहने वाला है, वो ज्यादातर बंगला ही बोलता है। हिंदी वगैरह उसको समझने में बहुत दिक्कत होती है। आपने जब पिछली बार उत्तर बंगाल और सब दौरा किया था, तो पाया था कि बड़ा मुश्किल था वहां से लोगों से उनके मन की बात निकालना। मुस्लिम आबादी में भी थोड़ा बहुत उर्दू है, लेकिन ज्यादातर बंगला ही बोलते हैं। तो इन सब लोगों को इंचार्ज बनाना और इस बड़े पैमाने पर साधनों का प्रकट इस्तेमाल, और पूरी केंद्र सरकार का, चूंकि जब केंद्र सरकार का कोई मंत्री जाता है तो उसके साथ सरकारी लवाजमा जाता है, सुरक्षा वगैरह का सारा सिस्टम जाता है। अगर इतनी रैलियां किसी प्रधानमंत्री ने किसी एक राज्य में इतनी जोर से, तो इतने बड़े भूगोल में इसके पहले नहीं, लेकिन कर रहे हैं। और पहले हालांकि पिछले प्रधानमंत्रियों ने तो कभी इतनी रैलियां की ही नहीं चुनाव में जितनी रैलियां हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन वो हर नए चुनाव में उसका रिकॉर्ड खुद ही तोड़ रहे हैं। बंगाल में वो रिकॉर्ड एकदम टूट गया है। इस सब पर आपकी क्या कोई टिप्पणी? इस पर बहुत रपट्स भी नहीं आई, क्योंकि बीजेपी अब अपने चुनाव प्रचार को, अपनी सभाओं को कवरेज करने नहीं देती, वहां का फुटेज वगैरह खुद ही देती है, उसी को आपको दिखाना पड़ता है। ये तो उसने 2014 के इलेक्शन से ही तरीका बना लिया है। तो जो भी आप फुटेज पाते हैं वो बीजेपी द्वारा प्रदत्त है। आपके पास रियल फुटेज करने वाले एक तो कोई चैनल और कोई वो ऐसी इच्छा भी नहीं रखता, और ऐसा उपलब्ध भी नहीं है। इन सब पर क्या रोशनी डालेंगे? देखिए अभी जो लड़ाई हो रहा है, तो शरद सॉरी, दरअसल बीजेपी हर चुनाव इतनी ही शिद्दत से लड़ती है, इतने ही संसाधनों से लड़ती है, इतनी ही तेजी से लड़ती है, और इतना ही जोर लगाते हैं प्रधानमंत्री। अगर आप याद करें, दिल्ली जैसे छोटे राज्य में अगर प्रधानमंत्री 5 से 6 सभाएं करें, जहां पे मुश्किल से 70 सीटें, तो समझ में आता है कि जहां 300 सीटें हैं, 292 सीटें हैं, तो वहां पे कितनी रैलियां करनी चाहिए। तो उस हिसाब से जितना जोर उन्होंने दिल्ली में लगाया था, उससे कम जोर वो पश्चिम बंगाल में भी नहीं लगा रहे। और पश्चिम बंगाल उनके लिए बहुत अहम का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए है क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल जीतते हैं तो फिर रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। बीजेपी के लिए अभी तक जो राज्य अब
जहां पे वो देख रही है कि उसको ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है। दक्षिण के अलावा उसको एक उड़ीसा नजर आता है और दूसरा पश्चिम बंगाल। जैसा कुछ लोग कहते भी हैं कि अगर बीजेपी नहीं भी जीती तो 3 असेंबली सीटों से बढ़कर 100 या 125 सीटें पहुंचना भी अपने आप में एक रिमार्केबल अचीवमेंट होगा। और इसलिए भी ताकि अगले लोकसभा चुनाव में जो अभी आधी सीटें जीती थी, अगली बार इसमें से लगभग 3/4 सीटें या सभी सीटें जीतने की स्थिति में आ जाए। तो तैयार कर रही है अपना, और जीतेगी कितनी जीतेगी वो तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन वो लड़ रही है वहां पे, तो बहुत संसाधनों का इस्तेमाल कर ही रही है कि वहां पे पोलराइजेशन हो रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे बीजेपी के नेता जाके पश्चिम बंगाल में बोल रहे हैं, तो एक तरीके से वो बंगाल को धार्मिक एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितना हो पाएगा, क्योंकि एक अच्छी आबादी, पश्चिम बंगाल एक सीमांत प्रदेश है, बांग्लादेश से एक तरफ लगा हुआ है, दूसरी तरफ नेपाल से लगा हुआ है, और संवेदनशील इलाका है, और चिकन स्नेक यही आता है। तो ऐसे में अगर वहां पे धार्मिक आधार पे बटा है तो ये देश के लिए एक अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि फिर टूटने का खतरा रहता है ऐसी जगहों पे। अगर वो काबू से बाहर होती हैं चीजें, तो देखना ये होगा कि दूसरी पार्टियां उसको कैसे मुकाबला कर रही हैं, और इंतजार करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में क्या नतीजे रहेंगे। लेकिन ये बात सही है कि भरपूर संसाधनों का इस्तेमाल, और पश्चिम बंगाल ने इस तरीके का धन कभी नहीं देखा था। कल आपको याद होगा कि हम लोग बात कर रहे थे और किसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोग अभी तक लाखों में बात करते थे, वहां घोटाले कभी करोड़ों में नहीं होते थे, और अब तो लग रहा है करोड़ों नहीं अरबों की बात होगी। अच्छा गौतम साहब, ये जो शरद जी ने एक बात छेड़ी, मैं चूंकि वहां काफी दिनों रहा और ऐसी खबरें आ रही थी कि नंदीग्राम में कुछ कम्युनल टेंशन पैदा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जब हम लोग गए वहां तो ऐसा हो नहीं पाया, कम से कम हमारे सामने ऐसा नहीं कुछ आया। हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो, और भी जगहों पर बंगाल में मुझे मिला नहीं है। लेकिन ये सच है कि जब हमारे जाते थे, क्या नाम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य लोग, तो जय श्री राम के नारे वगैरह लगते थे, जो बंगाल के लिए थोड़ा वैसा परिचय नहीं देते जो बंगाल का परिचय रहा है। तो ये हमने देखा वहां। इस पर थोड़ा, चूंकि आपका ऑब्जर्वेशन ज्यादा बेहतर होगा, हम लोगों को भाषा और दूसरी समस्याएं हैं, तो जो भी हम ऑब्जर्वेशन हमारा है वो अपूर्ण है। तो आपका जरा सा रुख कि क्या इस जैसा कि भाजपा हर चुनाव में हर जगह करती है और उसको उसका फायदा मिलता है कि जब सामुदायिक बंटवारा हो जाता है तो बहुमत समुदाय उसके साथ है, और अल्पमत के खिलाफ वो उसको खड़ा करने में सफल होती है, वो ज्यादा सीटें कॉबल कर ही लेगा। इस पर कुछ कहेंगे आप कार्यक्रम को, बल्कि इसी के साथ हम समेटेंगे आपकी टिप्पणी के साथ। जी देखिए, बंगाल में एक तो जो जातिगत जो समीकरण होता है वो बंगाल में काम नहीं करता है। वो जो ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य, शूद्र, ये वाला स्थिति ओपनली नहीं होता है, अंदर अंदर थोड़ा सा हो सकते हैं, लेकिन जो स्थिति इसमें मैं एक बात आपके से जोड़ूंगा कि उत्तर बंगाल और जंगल महल में पिछले चुनाव के अध्ययन से मिला है कि भाजपा ने वहां बहुत ही काबिलियत से जो दलित समाज है और जो ओबीसी है उसमें बहुत बड़ी सेंध लगाई है, और दलितों का 60% से ज्यादा हिस्सा उन्हें लोकसभा में वोट कर रहा था, और उसी का ज्यादा समर्थन आदिवासियों का भी। आदिवासी, दलित और ओबीसी में, ओबीसी उनका अध्यक्ष भी उन्होंने ओबीसी से बनाया, और ये उन्होंने ये सोशल इंजीनियरिंग बंगाल में उन्होंने बड़ी कामयाबी से की है, भले ही उसको प्रकट में न कहें। ये हम उस पॉइंट में आ रहा था। तो ये ओपनली नहीं करते हैं कोई, क्योंकि ओपनली उसका वो नहीं उसका अपील होगा, वो अंदर अंदर होता है। देखिए, अभी तक बंगाल में जितना चीफ मिनिस्टर्स हुआ है वो सब अपर कास्ट से हुआ है।
जी जी या ब्राह्मण है या कायस्थ है, जी ये इसका छोड़ के चीफ मिनिस्टर्स नहीं बना है। जी तो ये बंगाल का एक ये आयरनी हो सकता है, लेकिन वो उस तरह का कास्ट पॉलिटिक्स बंगाल में नहीं रहता है। जी लेकिन बंगाल में वो जो आप रिलीजन के बारे में बोल रहे हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, जी क्योंकि बंगाल को जो पार्टीशन का सबसे ज्यादा बंगाल और पंजाब को ही भुगतना पड़ा। जी एक दिन में पार्टीशन का कारण करोड़ों लोगों बंगाल में आ गया। जी उसका ऊपर जो अभी बांग्लादेश है, जो ईस्ट पाकिस्तान था तब, तो वो छोड़ के आना पड़ा। जी तो उसका कहानी बहुत दिनों, बहुत जेनरेशन तक उसका मन में था। जी लेकिन लेफ्ट रूल में 34 साल में तो इसका ऊपर एक बहुत ही संवेदनशील एटीट्यूड लिया गया था। जी तो इसका कारण कोई जो सांप्रदायिक स्थिति था वो बहुत ही अच्छा था। जी अभी इसीलिए क्योंकि अभी भी वो बांग्लादेश का साथ सबसे बड़ा जो बॉर्डर है जी तो वेस्ट बंगाल में है। जी तो वेस्ट बंगाल का वो डिस्ट्रिक्ट्स भी बहुत ही सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक तो इसमें भड़का वाला एक्शन होता है, अगर भड़काने की कोशिश होता है तो उसका फल बहुत खराब होगा। ठीक तो अभी तक जो शरद बोल रहे थे, जो योगी आदित्यनाथ का जो मीटिंग है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं हो रहा है नहीं अभी तक। बाद में हो सकता है जो बढ़े, लेकिन अभी तक उसका जो उम्मीद था उतना भीड़ भी नहीं हुआ। जी लेकिन ये जो दूसरा आप एक बात किया था, तो अभी भी बीजेपी ने वो भड़का वाला भाषण हमने देखा नहीं बंगाल में, क्योंकि बंगाल का कल्चर का साथ अभी जो कल्चर है ओपनली ये भी वो उसका साथ मिलता नहीं है, तो ओपनली शायद कोई कहेगा भी नहीं। दूसरा जो बात है, आप थोड़ा पहले बोल रहा था, जो बंगालीज और नॉन बंगाली वाला इशू, जो मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बाकी भी दूसरे स्टेट से जाके वो इंचार्ज बना दिया। देखिए, तृणमूल ये बहुत कोशिश कर रहा है इसको बंगाली वर्सेस नॉन बंगालीज का चुनाव करने के लिए। इसीलिए वो बहुत उसका मेन जो होर्डिंग आप देखा है, ममता हमारा घर का जो बेटिया है, यही तो उसका मेन स्लोगन है। बांग्लार में बंगाल का बेटी ममता। तो अभी बीजेपी का एक ड्रॉबैक है, जो ममता का खिलाफ कौन, ममता वर्सेस हु, ये इसका जवाब बीजेपी ने अभी तक दिया नहीं। अच्छा, अभी भी नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम को माफ करिएगा, समेटना पड़ेगा मुझे, समय की सीमा है, लेकिन हम लोग इस पर हर चरण में बात किया करेंगे और देखते हैं आगे लोगों को हम क्या प्रेषित कर पाते हैं और उनको कैसे इस बारे में सूचना देते हैं। आज इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।